हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा जो टॉपिक आपके सिलेबस में चल रहा है 11th फाउंडेशन में वो है नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू के 3 पार्ट आपको पढ़ाए जा चुके हैं। अब नर्वस टिश्यू का आगे का पार्ट हम आपको पढ़ाएंगे यहाँ पे, तो वो आपको देखना है बेटा। ये चैप्टर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, जंतुओं में संरचनात्मक संगठन, उसी चैप्टर के अंतर्गत ये टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है। तो बाकी चीज़ें बेटा आपको पता होगा, टिश्यूज़ के टाइप्स, एपिथेलियल टिश्यू आपको पढ़ा दिया गया, मस्कुलर टिश्यू आपको पढ़ा दिया गया, और इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू आपको पढ़ा दिया गया। चौथा टाइप है जो नर्वस टिश्यू का, वो चल रहा है। उसके 3 पार्ट आपको बता दिए गए हैं, वीडियो भी आपको भेज दिए गए हैं और आपको नोट्स भी भेज दिए गए हैं। अब बेटा 4th पार्ट में देखेंगे नर्वस टिश्यू के जुड़े हुए पॉइंट्स। तो टॉपिक शुरू होता है बेटा, देखिए न्यूरॉन पोलैरिटी, जिसे हिंदी में कहते हैं तंत्रिका ध्रुवता। तंत्रिका ध्रुवता क्या होती है बेटा, पहले ध्यान से सुन लें आप इसको। तंत्रिका ध्रुवता होती है, आप जानते हैं न्यूरॉन्स जो होते हैं, तंत्रिका जो होती है, उस तंत्रिका का एक भाग आवेगों को ग्रहण करता है और दूसरा भाग आवेगों को ग्रहण करता है। जो भाग आवेगों को ग्रहण करता है वो है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स से आवेगों को लिया जाता है और एक दिशा में फिर आगे वो आवेग या इम्पल्स ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो डेंड्राइट्स के द्वारा आवेगों को लिया जाता है या इम्पल्सिस को लिया जाता है। उससे आगे डेंड्राइट्स से आगे साइटोन में आवेग ट्रांसफ़र होते हैं और साइटोन से आगे फिर बेटा ऐसे एक्सॉन में ट्रांसफ़र होते हैं। कौन? आवेग। तो आप समझ गए होंगे बेटा मैं क्या बता रहा हूँ। 2 पॉइंट को दोबारा इंग्लिश में सुन लें। 1 पार्ट ऑफ न्यूरॉन रिसीव्स इम्पल्सिस एंड मूव in one direction. Firstly it towards the cytone and next it moves towards the axon. मतलब सबसे पहले नर्व इम्पल्स को डेंड्राइट्स के द्वारा लिया जाता है, उससे आगे साइटोन में नर्व इम्पल्स ट्रांसफ़र होता है, देन उससे आगे एक्सॉन में नर्व इम्पल्स ट्रांसफ़र होता है। इस तरह से आप समझ रहे होंगे कि जो न्यूरॉन्स का एक पार्ट है वो रिसीव कर रहा है नर्व इम्पल्स को और दूसरा पार्ट उस नर्व इम्पल्स को रिलीज कर रहा है। इस तरह से न्यूरॉन के एक भाग के द्वारा नर्व इम्पल्स को लेना और दूसरे भाग के द्वारा नर्व इम्पल्स को रिलीज करना क्या कहलाता है? न्यूरॉन पोलैरिटी कहलाता है, तंत्रिका ध्रुवता कहलाती है। तो आप समझ गए होंगे। इससे तंत्रिका ध्रुवता को समझा जा सकता है इफरेंट न्यूरॉन के द्वारा आसानी से इसको समझा जा सकता है। मैंने पहले भी आपको बताया था, फंक्शन के बेसिस पर न्यूरॉन के टाइप्स बताए थे, तो उनमें आपको बताया गया था। तो बेटा देखें, जो न्यूरॉन के जो आपको पार्ट बताए गए थे उनमें जो एफरेंट न्यूरॉन होते हैं वो सेंसरी इम्पल्सिस को सेंसरी ऑर्गन से कहाँ पहुँचाते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुँचाते हैं। और जो इफरेंट न्यूरॉन होते हैं वो नर्व इम्पल्सिस को या मोटर इम्पल्सिस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर ऑर्गन्स में लाते हैं। इफेक्टर ऑर्गन्स हैं मसल्स एंड ग्लैंड्स, पेशियाँ और ग्रंथियाँ, प्रभावी अंग कहलाती हैं। तो आप समझ गए होंगे क्या मैंने आपको बताया है कि बेटा जो तंत्रिका ध्रुवता होती है उसको एफरेंट और इफरेंट न्यूरॉन के द्वारा उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। एफरेंट न्यूरॉन संवेदी अंगों से संवेदी तंत्रिका आवेगों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में ले जाते हैं और इफरेंट न्यूरॉन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से मोटर आवेगों को मोटर न्यूरॉन के द्वारा प्रभावी अंग जैसे ग्रंथियों और पेशियों में लाते हैं। तो इस तरह से आपको ये बात समझ में आई होगी जो मैंने आपको बताई है बेटा। आप देखें न्यूरॉन पोलैरिटी, देखें बेटा, न्यूरॉन ऊपर हेडिंग तो पड़ी हुई है, देख लें ऊपर तो हेडिंग पड़ी है। न्यूरॉन कैरी इम्पल्सिस इन वन डायरेक्शन। Firstly, impulses is received by dendrites, then it transfer into cytone and
फाइनली इन एक्सॉन। देखें बेटा, तंत्रिका आवेगों को एक दिशा में ले जाती है सबसे पहले आवेगों को डेंड्राइट्स के द्वारा ग्रहण किया जाता है तब यह साइटोन में स्थानांतरित होता है और अंत में एक्सॉन में जाता है। तो अब बेटा मैं समझ लें अच्छे से क्या आपको बता रहा हूँ मैं। बेटा ये तंत्रिका ध्रुवता ये टॉपिक है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। न्यूरॉन कैरी इम्पल्सेस इन वन डायरेक्शन। फर्स्टली इम्पल्सेस is received by dendrites, then it transfer into cytone and finally in axons। तंत्रिका आवेगों को एक दिशा में ले जाती हैं। सबसे पहले आवेगों को डेंड्राइट के द्वारा ग्रहण किया जाता है और यह साइटोन में स्थानांतरित होता है। कौन? आवेग। और अंत में आवेग कहाँ जाते हैं? एक्सॉन में जाते हैं। इस तरह से ये पॉइंट बेटा आपको क्लियर हो गया होगा। तंत्रिका आवेगों को दिशा में ले जाती हैं। सबसे पहले आवेगों को डेंड्राइट के द्वारा ग्रहण किया जाता है, तब यह साइटोन में स्थानांतरित होती है और अंत में एक्सॉन में जाता है। इस तरह से पॉइंट क्लियर है बेटा। आगे देखें। आगे देखेंगे बेटा। तो मैंने आपको अभी बता दिया न्यूरॉन पोलैरिटी के बारे में, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब आगे आपको देखना है। न्यूरॉन पोलैरिटी के बाद आगे देखेंगे। न्यूरॉन पोलैरिटी के जो पॉइंट था वो मैंने डिस्कस कर दिया। अगला पॉइंट और देखें इसमें। 10 इस प्रकार वन एंड ऑफ न्यूरॉन receive impulse and another end release impulse। This property is known as न्यूरॉन पोलैरिटी। देखें बेटा आगे इस प्रकार तंत्रिका का एक किनारा आवेगों को ग्रहण करता है और दूसरा आवेगों को मुक्त करता है। यह गुण तंत्रिका ध्रुवता कहलाती है। समझ लेंगे अच्छे से बेटा पॉइंट। Thus one end of neuron receive impulse and another end release impulse। This property is known as न्यूरॉन पोलैरिटी। इस प्रकार तंत्रिका का एक किनारा आवेगों को ग्रहण करता है और दूसरा आवेगों को मुक्त करता है और तंत्रिका का यह गुण क्या कहलाता है बेटा? तंत्रिका ध्रुवता कहलाता है। One end of neuron receive impulse and
एंड रिलीज इम्पल्स, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज न्यूरॉन पोलरिटी। इस तरह से आपको समझ में आई होगी बेटा, क्या आपको बताया गया, आप समझ लें अच्छे से, पॉइंट क्लियर हो गया होगा बेटा। आगे देखेंगे, इट इज एक्सप्लेन्ड बाई एग्जाम्पल ऑफ efferent and efferent and efferent and efferent neurons. Efferent neuron receive impulse from sensory organ to central nervous system and efferent neuron transfer impulse from central nervous system to effector organs, muscles and glands. देखें बेटा, तंत्रिका ध्रुवता को एक्सप्लेन किया जा सकता है, इट इज एक्सप्लेन्ड बाई एग्जाम्पल ऑफ एफरेंट एंड efferent न्यूरॉन। Efferent neuron receive impulses from sensory organ to central nervous system and efferent neuron transfer impulses from central nervous system to effector organs। समझ रहे होंगे बेटा क्या बताया गया है। इसे एक्सप्लेन किया जा सकता है efferent न्यूरॉन के एक उदाहरण के द्वारा। efferent न्यूरॉन इम्पल्स को रिसीव करते हैं सेंसरी ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ओर, और efferent न्यूरॉन ट्रांसफर करते हैं इम्पल्सेस को सेंट्रल नर्वस से इफेक्टर ऑर्गन की ओर, जैसे मसल्स और ग्लैंड्स में। सर से क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। यह efferent व efferent तंत्रिका द्वारा के उदाहरण द्वारा परिभाषित की जा सकती है, efferent तंत्रिका आवेग को संवेदी अंगों से ग्रहण करती है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में ले जाती है, जबकि efferent तंत्रिका मोटर आवेगों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से प्रभावी अंगों, पेशियों एवं ग्रंथियों में लाती है।
देख लें। एफरेंट व इफरेंट तंत्रिका के उदाहरण द्वारा परिभाषित की जा सकती है। कौन? तंत्रिका ध्रुवता। एफरेंट तंत्रिका आवेग को संवेदी अंगों से ग्रहण करती है। एफरेंट तंत्रिका आवेग को संवेदी अंगों से ग्रहण करती है। कौन से आवेगों को? संवेदी आवेगों को। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में ले जाती है, जबकि इफरेंट तंत्रिका मोटर आवेगों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से प्रभावी अंगों पेशियों एवं ग्रंथियों में लाती है। समझ रहे होंगे पॉइंट बेटा। एफरेंट व इफरेंट तंत्रिकाओं का उदाहरण समझा दिया गया है ऐसे, जो मैंने अभी आपको बता दिया मैंने अभी आपको। एफरेंट तंत्रिका आवेग को संवेदी अंगों से ग्रहण करती है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में ले जाती है, जबकि इफरेंट तंत्रिका मोटर आवेगों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से प्रभावी अंगों पेशियों एवं ग्रंथियों में लाती है। इस तरह से क्लियर है बेटा। एफरेंट तंत्रिका ध्रुवता टॉपिक पूरा कर दिया गया है। आगे देखते हैं। आगे बेटा ऑब्जर्व करेंगे आप, अच्छे से देखेंगे। अभी आपको जो बातें बताई गई हैं उसी से जुड़ी हुई ढंग से एक एक बात को देखना है। नर्व फाइबर्स देखेंगे। नर्व फाइबर्स तंत्रिका में, तंत्रिका ऊतक में, मस्तिष्क, ब्रेन। पहले सुन लें नर्व फाइबर्स क्या हैं। नर्व फाइबर्स बेटा ये आपको याद रखना है। नर्व फाइबर्स क्या होते हैं? जो तंत्रिका ऊतक होता है, उस तंत्रिका ऊतक में क्या होता है बेटा? जो तंत्रिका ऊतक मस्तिष्क एवं स्पाइनल कॉर्ड में, मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड दोनों में दो प्रकार की तंत्रिका रेशे पाई जाती हैं। तंत्रिका ऊतक दो प्रकार के होते हैं, ये याद रखना है। मस्तिष्क एवं स्पाइनल कॉर्ड में तंत्रिका ऊतक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा? ग्रे मैटर और वाइट मैटर, जिन्हें कहते हैं ग्रे एंड वाइट मैटर। बेटा नर्व फाइबर्स तो पहले वैसे आपको पढ़ा दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो हेडिंग डालना ज़्यादा सही होगा वो आपको याद रखना है, वो ग्रे एंड वाइट मैटर के नाम से। ग्रे एंड वाइट मैटर, ये आपको याद रखना है बेटा। ये है तंत्रिका रेशे, तो आपको डिटेल में पहले पढ़ा दिए हैं, लेकिन यहाँ पे हेडिंग डालेंगे हम ग्रे एंड वाइट मैटर के नाम से। तो बेटा आपको ये याद रखना है, तंत्रिका ऊतक जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड बनाते हैं वो दो प्रकार की होती हैं। नर्वस टिश्यू विच फॉर्म ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, these are two types। देखें तंत्रिका ऊतक जो मस्तिष्क एवं स्पाइनल कॉर्ड बनाते हैं, वे दो प्रकार के हैं। पहले कौन से हैं बेटा? पहले हैं ग्रे मैटर, दूसरे जिन्हें ग्रे द्रव्य कहते हैं, ग्रे द्रव्य। दूसरे हैं वाइट मैटर, श्वेत द्रव्य। तो बेटा ग्रे मैटर क्या होते हैं? ग्रे मैटर जो होते हैं बेटा फ्रेश स्टेट में, ताज़ी अवस्था में ग्रे दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें ग्रे कहते हैं। वाइट मैटर क्या होते हैं? वाइट मैटर जो फ्रेश स्टेज होती है उसमें कैसे दिखाई देते हैं? उसमें बेटा वाइट दिखाई देते हैं, इसलिए वाइट मैटर कहलाती है। ये ग्रे मैटर कहलाते हैं, वाइट ग्रे मैटर, क्योंकि ग्रे दिखाई देते हैं, और वाइट मैटर वाइट दिखाई देते हैं, इसलिए वाइट कहलाते हैं। इस तरह से आप समझ रहे होंगे। तो बेटा ये आपको बता दिया गया है ग्रे मैटर वाइट मैटर क्या होते हैं। देख लें। नर्वस टिश्यू विच फॉर्म ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, दीज आर टू टाइप्स। तंत्रिका ऊतक जो मस्तिष्क के स्पाइनल कॉर्ड बनाते हैं वे दो प्रकार के होते हैं। ग्रे मैटर ग्रे द्रव्य, वाइट मैटर वाइट श्वेत द्रव्य। ग्रे मैटर ताज़ी अवस्था में ग्रे दिखाई देते हैं, इसलिए ग्रे कहलाते हैं। श्वेत मैटर या वाइट मैटर ताज़ी अवस्था में वाइट दिखाई देते हैं, इसलिए श्वेत द्रव्य कहलाते हैं। समझ गए होंगे पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। अब बेटा सबसे पहले आपको ग्रे मैटर के बारे में पॉइंट बता देते हैं। ग्रे मैटर
ग्रे मैटर जो होते हैं बेटा, ये बात आपको याद रखनी है, ग्रे मैटर इज मेड अप ऑफ डेंड्राइट, साइटोन, डेंड्राइट साइटोन एंड proximal end of neuron, proximal end of neuron. Gray matter, dendrite, साइटोन और प्रॉक्सिमल एंड ऑफ एक्जोन आएगा बेटा, एक्जोन की समीपस्थ किनारों से बने होते हैं। समीपस्थ किनारों से बने होते हैं ऑन ग्रे मैटर। इस तरह से आप ग्रे मैटर के बारे में समझ रहे होंगे, आप अच्छी तरह से समझ में आ गया हो ग्रे मैटर क्या होते हैं। मोस्टली fibers of gray matter is non modulated। पहले आपको बताए थे बेटा मॉड्यूलेटेड नॉन मॉड्यूलेटेड क्या होते हैं। अधिकांशतः ग्रे मैटर के रेसे मॉड्यूलेटेड हैं, नॉन मॉड्यूलेटेड हैं। समझ में आ रहा होगा बेटा, मोस्टली फाइबर्स ऑफ ग्रे मैटर इज नॉन मॉड्यूलेटेड। अधिकांशतः ग्रे मैटर के रेसे कैसे होते हैं, नॉन मॉड्यूलेटेड होते हैं। ग्रे मैटर appears gray in fresh state। ग्रे मैटर ताज़ी अवस्था में ग्रे दिखाई देते हैं। आपको इस तरह से पॉइंट बेटा समझ में आया होगा। तो मैं अभी जो बता रहा हूँ आपको ग्रे मैटर के बारे में बता रहा हूँ। ग्रे मैटर इज मेड अप ऑफ डेंड्राइट, साइटोन एंड प्रॉक्सिमल एंड ऑफ एक्जोन। ग्रे मैटर डेंड्राइट, साइटोन और एक्जोन के समीपस्थ किनारों से बने होते हैं। मोस्टली फाइबर्स ऑफ ग्रे मैटर इज नॉन मॉड्यूलेटेड। अधिकांशतः ग्रे मैटर के रेसे नॉन मॉड्यूलेटेड होते हैं। पहले भी आपको बताया था बेटा नॉन मॉड्यूलेटेड क्या होते हैं। नॉन मॉड्यूलेटेड ऐसे रेशे होते हैं जिनमें माइलिन नहीं पाया जाता, उन्हें नॉन मॉड्यूलेटेड कहते हैं। पहले आपको बता चुका हूँ मैं। तो ग्रे मैटर अपीयर्स ग्रे इन फ्रेश स्टेट। ताज़ी अवस्था में ग्रे मैटर कैसे दिखाई देते हैं, ग्रे दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें ग्रे मैटर कहते हैं। तो ये समझ गए होंगे आप बेटा, क्या आपको बताया गया ग्रे मैटर से जुड़ा हुआ पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। बेटा देखिए आगे दूसरा ग्रे मैटर, वाइट मैटर क्या होते हैं बेटा, जैसे कि वाइट मैटर अपीयर्स फ्रेश, वाइट मैटर अपीयर्स वाइट इन फ्रेश स्टेट। फ्रेश स्टेट में कैसे अपीयर होते हैं, वाइट अपीयर होते हैं। दे आर मेनली मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स। वे मुख्य रूप से मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं। श्वेत द्रव्य ताज़ी अवस्था में श्वेत
प्रतीत होता है वे मुख्य रूप से मेड्यूलेटेड तंत्रिका रेशे हैं। इस तरह से पॉइंट आपको समझ में आया होगा बेटा। वाइट मैटर क्या होते हैं? वाइट मैटर अपीयर्स वाइट इन फ्रेश स्टेट, दे आर मेनली मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स। श्वेत द्रव्य ताजी अवस्था में श्वेत प्रतीत होते हैं, मुख्य रूप से मेडुलेटेड तंत्रिका रेशे हैं। इस तरह से आपको बेटा ये बातें समझ में आई होंगी जो बता रही हैं। आगे देखें, कॉमन पॉइंट है दोनों के लिए, श्वेत और मतलब वाइट और ग्रे मैटर दोनों के लिए कॉमन पॉइंट है ये। न्यूरोग्लियल सेल्स एंड ब्लड वेसल्स आर occur in grey and white matter। न्यूरोग्लियल कोशिकाएं एवं रक्तवाहिकाएं ग्रे और वाइट मैटर में पाई जाती हैं। ग्रे एवं वाइट द्रव्य में पाई जाती हैं, मतलब श्वेत और ग्रे दोनों द्रव्य में मिलती हैं। पॉइंट क्लियर हो गया होगा बेटा। न्यूरोग्लियल सेल्स एंड ब्लड वेसल्स आर अकर इन ग्रे एंड वाइट मैटर। न्यूरोग्लियल कोशिकाएं, रक्तवाहिकाएं ग्रे एवं वाइट मैटर दोनों में पाई जाती हैं, ग्रे और श्वेत द्रव्य दोनों में पाई जाती हैं। इस तरह से आपको बेटा ये समझ में आए होंगे जो आपको बताए गए हैं। अभी पॉइंट एक एक बात क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए पॉइंट को अच्छे से देख लें, ऑब्जर्व कर लें। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे बेटा, अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। अगला पॉइंट, आइसोलेटेड masses of grey matter, isolated masses of grey matter is occur anywhere in central nervous system is called nuclei। मतलब आइसोलेटेड मासेज ऑफ ग्रे मैटर की पृथक पिंड केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कहीं भी उपस्थित होते हैं, कहीं भी उपस्थित होते हैं, न्यूक्लियाई कहलाते हैं। न्यूक्लियाई कहलाते हैं। पॉइंट को अच्छे से समझ लें बेटा, क्या आपको यहाँ पे बताया गया है। आइसोलेटेड मासेज ऑफ ग्रे मैटर इज अगर एनीवेयर इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड न्यूक्लियाई। ग्रे मैटर के पृथक पिंड केंद्रीय तंत्र में कहीं भी उपस्थित होते हैं और क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियाई कहलाते हैं। देख ले पॉइंट को अच्छे से। न्यूक्लियाई आर, इस तरह से बेटा ध्यान से देखना है। न्यूक्लियाई आर ग्रुप ऑफ साइटोन ऑफ न्यूरॉन के साइटोन के समूह हैं। न्यूक्लियाई तंत्रिका
तंत्रिका के साइटोन के समूह हैं। चल, साइटोन के समूह हैं, साइटोन के समूह हैं। इस तरह से आप समझ रहे होंगे बेटा, जो अभी आपको बताया जा रहा है कि जो न्यूक्लियाई क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ साइटोन ऑफ न्यूरॉन आर अकर outside of central nervous system, is called ganglion, ganglia। तंत्रिका की साइटोन के समूह, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बाहर, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बाहर उपस्थित होते हैं, गैंग्लियन कहलाते हैं। गैंग्लियन कहलाते हैं। इस तरह से आप समझ रहे होंगे बेटा। ग्रुप ऑफ साइटोन ऑफ न्यूरॉन आर अकर आउटसाइड ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड गैंग्लियन। तंत्रिका के साइटोन के समूह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बाहर उपस्थित होते हैं, गैंग्लियन कहलाते हैं। इस तरह से आप समझ रहे होंगे। ऐसे समूह क्या कहलाते हैं? गैंग्लिया कहलाते हैं। गैंग्लिया, ऐसे समूह बहुत से होते हैं, गैंग्लिया कहलाते हैं। तो बेटा समझ में आया होगा। ग्रुप ऑफ साइटोन ऑफ न्यूरॉन आर अकर आउटसाइड ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड गैंग्लिया। तंत्रिका के साइटोन के समूह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बाहर उपस्थित होते हैं, गैंग्लिया कहलाते हैं। न्यूक्लियाई आर ग्रुप ऑफ साइटोन ऑफ न्यूरॉन। न्यूक्लियाई क्या होते हैं? तंत्रिका के साइटोन के समूह होते हैं। इस तरह से आपको समझ में आया होगा जो आपको बताया गया है। अब बेटा आगे देख लें। ये मैं बेटा क्या बता रहा हूँ, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में तंत्रिका, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो तंत्रिका रेशे पाए जाते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो बेटा तंत्रिका ऊतक, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो तंत्रिका ऊतक पाए जाते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में तंत्रिका ऊतक दो प्रकार के होते हैं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में तंत्रिका ऊतक जो पाए जाते हैं वो दो प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं बेटा? ग्रे मैटर, वाइट मैटर, जो आपको बताए गए हैं अभी, इन्हीं के बारे में आपको बताया गया है। आगे देखें, पॉइंट को अच्छे से ऑब्जर्व करना है बेटा। जनरली वाइट मैटर ट्रांसफर impulses from one part to another, while gray matter integrates impulses। सामान्य रूप से वाइट मैटर श्वेत द्रव्य आवेगों को एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाता है, जबकि ग्रे द्रव्य आवेगों को एकीकृत करता है। तो आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। जनरली वाइट मैटर ट्रांसफर इम्पल्सेस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, वाइल ग्रे मैटर इंटीग्रेट्स इम्पल्सेस
तो आप समझ गए होंगे, जो सामान्य रूप से श्वेत द्रव्य होता है वो आवेगों को एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाता है, जबकि ग्रे द्रव्य आवेगों को एकीकृत करता है। इस तरह से आपको समझ में आया होगा बेटा क्या आपको बताया गया है। अब आगे और सुनेंगे, देख लें। सामान्य रूप से श्वेत द्रव्य आवेगों को एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाता है, और जबकि ग्रे द्रव्य आवेगों को एकीकृत करता है। जनरली व्हाइट मैटर ट्रांसफर इम्पल्सेस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर व्हाइल ग्रे मैटर इंटीग्रेट्स इम्पल्सेस। ओके, आगे देखें। इस तरह से बेटा ये मैंने आपको बता दिया, क्या बताया है। जो तंत्रिका ऊतक ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में को बनाते हैं वो दो प्रकार के हैं, उनके बारे में ग्रे मैटर वाइट मैटर के बारे में आपको बता दिया गया है। तंत्रिका ऊतक जो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को बनाते हैं वो दो प्रकार के हैं, ग्रे मैटर और वाइट मैटर, उनके बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया गया है। अब आगे देखेंगे आप बेटा। अब हम आपको एक डायग्राम यहाँ पे बना के बता रहे हैं, वो टीएस ऑफ नर्व, नर्व की टीएस है। यहाँ पे बेटा डायग्राम जो बना रहे हैं हम किसका बना रहे हैं, टीएस ऑफ नर्व, मतलब तंत्रिका का अनुप्रस्थ काट, इसका डायग्राम बनाया जा रहा है। ट्रांसफर सेक्शन ऑफ नर्व, इस तरह से आप इनमें समझ रहे होंगे जो आपको बताया जा रहा है। ये इसमें बेटा यहाँ पे मैं जो बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ इसमें नर्व फाइबर्स, नर्व फाइबर्स के बंडल्स, नर्व फाइबर्स के बंडल बनाए जा रहे हैं यहाँ पे, और ये नर्व फाइबर्स के बंडल हैं। इस तरह से आप समझ रहे होंगे नर्व फाइबर्स के बंडल जो बताए जा रहे हैं आपको, नर्व फाइबर्स के बंडल हैं ये नर्व फाइबर्स के बंडल हैं। ये बेटा इसमें नर्व फाइबर्स हम यहाँ पे बना के बता रहे हैं। एक एक चीज़ को बड़े ध्यान से देखें बेटा, ये सब इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आगे काम आएगा, कोई एक्स्ट्रा नहीं है ये सब। इट इज़ पार्ट ऑफ योर स्टडी, स्टडी का पार्ट है। फाउंडेशन लेवल बड़े डीप में पढ़ाना ही पड़ता है, इसलिए आपको ये डीप में चीज़ें बताई जा रही हैं। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है बेटा नीट में, इसलिए हम विशेष ध्यान रखें इस चीज़ का कि आपका कोई क्वेश्चन ना छूटे, थोड़ा डिटेल में एक एक पॉइंट बताया जाए। ये बेटा जो बना रहा हूँ मैं स्ट्रक्चर, ये नर्व फाइबर्स के बंडल्स बनाए जा रहे हैं जिन्हें कहते हैं फैसिकुलाई। बहुत से होते हैं तो उन्हें फैसिकुलाई, सिंगुलर होता है तो फैसिकुलम कहते हैं। क्या कहते हैं, फैसिकुलम सिंगुलर को। तो ये मैं आपको स्ट्रक्चर बना के बता रहा हूँ बेटा। इसके अंदर जो बनाए जा रहे हैं ये क्या बनना है बेटा, ये बनना है इनके नर्व फाइबर्स बंडल्स में। तो बेटा इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनाई गई आपके सामने। किसकी बनाई गई, टीएस ऑफ नर्व, तंत्रिका, जो तंत्रिका है उसकी टीएस है तंत्रिका की। इसमें यहाँ पे ब्लड वेसल्स बनाई जा रही हैं। ये क्या है बेटा, यहाँ पे इनकी जो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ब्लड वेसल्स हैं। ये किसका स्ट्रक्चर बन गया बेटा, ये बन गया स्ट्रक्चर टीएस ऑफ नर्व। तो बेटा इनको कहते हैं कंबाइंडली, इस स्ट्रक्चर को पूरी कंबाइंडली कहते हैं फैसिकल, फैसिकुली, फैसिकुली, इन दोनों को मिला के फैसिकुली कहते हैं। कईयों को मिला के, इन सबको मिला के फैसिकुली कहते हैं। सिंगुलर होता है तो फैसिकुलम कहते हैं। सबसे बाहर जो आउटर कवरिंग होती है पूरी मसल्स की वो कहलाती है बेटा, क्या कहलाती है, एपिन्यूरियम कहलाती है, एपिन्यूरियम। और फैसिकल के ऊपर जो कवर होता है वो कहलाती है पेरीन्यूरियम, पेरीन्यूरियम। मसल फाइबर्स के नर्व फाइबर्स के ऊपर जो कवरिंग होती है वो कहलाती है एंडोन्यूरियम, एंडोन्यूरियम। इस तरह से आप समझ रहे होंगे बेटा। और ये एक्जोन, इसमें क्या है बेटा, एक्जोन है। इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा जिसमें एक्जोन कहाँ पे बनाए गए हैं।
आपको समझ में आ गया होगा एक्जोन क्या है। एक्जोन है माइलिन शीथ। इस तरह से स्ट्रक्चर बेटा आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे। टीएस ऑफ नर्व की स्ट्रक्चर बनाई गई है जो आपको ऑब्जर्व हो गई होगी अच्छे से, देख लें अच्छे से। ब्लड वेसल्स हैं ये। तो बेटा ये टीएस ऑफ न्यूरॉन आपको बता दी गई है। तंत्रिका का नरपस्थ काट यहाँ बताया है। टीएस ऑफ नर्व की टीएस बताई गई है। अब देख लेंगे बेटा जो एपिन्यूरियम होती है। एपिन्यूरियम क्या होती है? एपिन्यूरियम जो होती है, एपिन्यूरियम एक फैट रखती है। एपिन्यूरियम क्या रखती है बेटा? एक फैट रखती है। एपिन्यूरियम फैट रखती है, जिस फैट में क्या होता है, गद्दीनुमा तंत्रिका रेशे पाई जाती हैं। ये एपिन्यूरियम क्या रखती है? एक फैट रखती है, इसमें गद्दीनुमा तंत्रिका रेशे पाई जाती हैं। ये पूरे नर्व की आउटर मोस्ट कवरिंग कौन क्या कहलाती है? संयोजी ऊतक की कवरिंग होती है जो पूरे नर्व टीएस ऑफ नर्व पर पाई जाती है, इसे एपिन्यूरियम कहते हैं। ये क्या करती है? फैट रखती है, और जिस फैट में क्या होता है बेटा? तंत्रिका रेशे, गद्दीनुमा तंत्रिका रेशे पाई जाती हैं। और इस फैट का जो लॉस हो जाता है, इस फैट का लॉस होने के कारण ही जो फैट पाई जाती है, उस फैट का लॉस होने के कारण क्या होता है? पैरालिसिस होती है। नर्व फाइबर्स होते हैं उन पर प्रेशर पड़ता है और पैरालिसिस होती है। इस तरह से आप समझ रहे होंगे बेटा क्या आपको बताया गया है। देख लें अच्छे से। एपिन्यूरियम के बारे में बता रहा हूँ बेटा। नर्व पूरी नर्व को घेरते हुए एक कवरिंग होती है जिसे कहते हैं एपिन्यूरियम। एपिन्यूरियम में फैट पाई जाती है। एपिन्यूरियम में जो फैट होती है वो फैट में गद्दीनुमा तंत्रिका रेशे पाई जाती है, और जो गद्दीनुमा तंत्रिका रेशे होती हैं वो कहाँ मिलते हैं? फैट में मिलते हैं एपिन्यूरियम की। और जब ये फैट लॉस हो जाती है या नष्ट हो जाती है, जिससे क्या होता है? नर्व फाइबर्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है और पैरालिसिस हो जाती है, जिसे कहते हैं लकवा मारना। लकवा हो जाता है एपिन्यूरियम की फैट का लॉस्ट होने की वजह से। और बेटा अब एक बात देखें आगे इसके स्ट्रक्चर में, ये पूरी कवरिंग जो बनी है, इस पूरी स्ट्रक्चर को कहते हैं फैसिकुलम। और एक फैसिकुलम के ऊपर जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो पेरिन्यूरियम होती है। सिंगुलर बहुत से हैं, सबको जो नर्व फाइबर्स के बंडल पाए जाते हैं इन सबको मिला के फैसिकुलाई कहते हैं। और सिंगल को कहते हैं बंडल्स को, नर्व फाइबर्स के बंडल को, फैसिकुलम। फैसिकुलम में जो पेरिन्यूरियम होती है, पेरिन्यूरियम जो आउटर मोस्ट कवरिंग है किसकी? फैसिकुलम की। वो पेरिन्यूरियम किसकी बनी होती है? चपटी कोशिकाओं, फ्लैट सेल्स और कोलेजन फाइबर्स की बनी होती है। पेरिन्यूरियम इज मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर्स एंड फ्लैट सेल्स। वाइल जो इस तरह से ही आपको बेटा बता दिया गया है। जो एंडोन्यूरियम होती है, एंडोन्यूरियम में क्या पाया जाता है? एंडोन्यूरियम जो नर्व फाइबर्स हैं उनकी आउटर कवरिंग होती है। एंडोन्यूरियम में कोलेजन फाइबर्स पाए जाते हैं। कोलेजन फाइबर्स के अलावा स्वान सेल्स पाई जाती हैं, एंडोथेलियल सेल्स पाई जाती हैं, मैक्रोफेजेस पाई जाती हैं, फाइब्रोब्लास्ट मिलती हैं इसमें एंडोन्यूरियम में। इस तरह से आपको समझ में आया होगा बेटा क्या बताया गया। ये एक्जोन ब्लड वेसल्स इनमें बीच बीच में पाई जाती हैं। इस तरह से मैं आपको बेटा जो स्ट्रक्चर बता चुका हूँ वो टीएस ऑफ नर्व का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब बेटा आगे इसके बाद अब आपको होमवर्क देखना है। होमवर्क देख लेंगे अच्छे से। होमवर्क में देखना है बेटा क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए HW। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। तंत्रिका रेशों का आवरण है। तंत्रिका रेशे का आवरण है। आंसर 1 पहला पेरिन्यूरियम, दूसरा एपिन्यूरियम, तीसरा एंडोन्यूरियम, चौथा फैसिकुलम। तंत्रिका रेशों का आवरण है पेरिन्यूरियम, एपिन्यूरियम, एंडोन्यूरियम। कवरिंग ऑफ नर्व फाइबर्स इज पेरिन्यूरियम, एपिन्यूरियम, एंडोन्यूरियम, फैसिकुलम। अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बेटा। तंत्रिका रेशों फैसिकुलम का आवरण है। फैसिकुलम का आवरण है। फैसिकुलम का आवरण है फर्स्ट
पेरिन्यूरियम, दूसरा एपिन्यूरियम, तीसरा एंडोन्यूरियम, चौथा फेसिकुलाई। फेसिकुलम, द कवरिंग ऑफ फेसिकुलम इज पेरिन्यूरियम, एपिन्यूरियम, एंडोन्यूरियम, फेसिकुलाई। विच वन इज करेक्ट? आंसर पिकअप करना है बेटा। देख लें ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तंत्रिका पूर्ण, पूरी तंत्रिका का आवरण है। फर्स्ट इज एपिन्यूरियम, दूसरा एंडोन्यूरियम, तीसरा पेरिन्यूरियम, चौथा फेसिकुलम। देख लें बेटा। कवरिंग ऑफ होल नर्व्स इज एपिन्यूरियम, एंडोन्यूरियम, पेरिन्यूरियम, फेसिकुलम। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तंत्रिका रेशों के बंडल हैं। तंत्रिका रेशों के बंडल हैं। पहले एपिन्यूरियम, दूसरे एंडोन्यूरियम, तीसरे पेरिन्यूरियम, चौथा फेसिकुलाई। तंत्रिका रेशों के बंडल्स होते हैं बेटा। एपिन्यूरियम होते हैं, एंडोन्यूरियम होते हैं, पेरिन्यूरियम होते हैं, फेसिकुलाई होते हैं। इस तरह से आपको समझ में आया होगा ये क्या बताया गया बेटा। देख लें अच्छे से। तंत्रिका बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर्स इज एपिन्यूरियम, एंडोन्यूरियम, पेरिन्यूरियम, फेसिकुलाई। विच वन इज करेक्ट? इस तरह से क्लियर हो गया होगा बेटा। आगे देखें अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। ग्रे मैटर रखते हैं मेड्यूलेटेड तंत्रिका रेशे, नॉन मेड्यूलेटेड तंत्रिका रेशे, तीसरा परिधीय तंत्रिका रेशे, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। में से कोई नहीं। इस तरह से देख लें बेटा। ग्रे मैटर कंटेन्स मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स, नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स, पेरिफेरल नर्व फाइबर्स, नन ऑफ द एबव। ग्रे मैटर रखते हैं मेडुलेटेड तंत्रिका रेशे, नॉन मेडुलेटेड तंत्रिका रेशे, परिधीय तंत्रिका रेशे, उपयुक्त में से कोई नहीं। इनमें से कौन सा सही है ये आपको पिकअप करना है बेटा। इस तरह से आपको एक बार ऑब्जर्व कर लें, 5वें क्वेश्चन को देख लें। इस तरह से बेटा ये आपको बता दिया गया है। अब इसके आगे अगली क्लास में बताया जाएगा। थैंक यू।